हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास के पृथ्वी हमारा आवास जो आपकी किताब है सामाजिक विज्ञान की, जिसमें भूगोल से संबंधित अध्याय दिए गए, उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। छात्रों, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल की तो उसमें 6th क्लास की जनरल स्टडी की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने जो पहला चैप्टर है उस पर अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे से हम आपके सामने जनरल स्टडी की, जीके है और आपकी जो एसएसटी की बुक्स हैं, इंग्लिश के जो भी है, धीरे धीरे इन टॉपिक्स पे अच्छी और आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि ग्लोब, पृथ्वी हमारा आवास जो आपका टॉपिक है बुक का, उसमें पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी क्या है, हम कैसे पृथ्वी पर समय को मापते हैं, कैसे अक्षांश और देशांतर का क्या मानक है, कैसे तय होती हैं, इन पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये अपने ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है। और पता है पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, एक दक्षिणी ध्रुव होता है और एक उत्तरी ध्रुव होता है। अब यहाँ पर अगर हम ग्लोब में देखें, ये समझ लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी इसी तरह से अपने अक्ष पर थोड़ा तिरछी होकर के भ्रमण करती है। अब ये पूरा जो ग्लोब है, ग्लोब का ये अक्ष है, यहाँ पर ये ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा काल्पनिक प्रतिरूप होता है। काल्पनिक कह रहे हैं, वास्तविक प्रतिरूप होता है, यानी कि जैसी पृथ्वी है वैसा ही ये ग्लोब है। अंतर ये है कि जब पृथ्वी सौरमंडल में रहती है तो उसका कोई अक्ष नहीं होता है। ये हम जो भूगोल वेत्ताओं हैं और लोगों की समझ के आने के लिए ये बना दिया गया, जैसे इसका अक्ष है और यहाँ पे कई सारी रेखाएं ऐसे भी हो गई हैं, देशांतर रेखाएं ऐसे हो गई हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर स्थानों को चिन्हित करने के लिए, और कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। जब आपको अक्षांश और देशांतर पता किए जाते हैं तो आप उनकी पहचान कर लेते हैं। तो ये सब को सरल बनाने के लिए पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर का काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया गया है। ग्लोब आप जानते हैं क्या हो गया। अब पहला प्रश्न आता है ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, ये बहुविकल्पी भी आ सकता है, आप लिख सकते हैं। ये पहले प्रश्न का आपका उत्तर होगा। ग्लोब कई प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं जिनको उठाया नहीं जा सकता, आप कहीं कहीं देखेंगे, आप लाइब्रेरी में चले जाइए या नक्षत्रशालाओं में चले जाइए तो वहाँ बड़े बड़े ग्लोब मिलते हैं। छोटे ग्लोब मिलते हैं, आपके स्कूल में देखेंगे, विद्यालयों में, पुस्तकालय में रखे होते हैं। और लघु भी होते हैं जिनको पॉकेट में लेकर भी लोग चलते हैं। गुब्बारा भर के भी ग्लोब बनाया जा सकता है। तो इस तरह से कई सारे ग्लोब होते हैं। और पूरे ग्लोब पर पृथ्वी की पूरी जो आकृति होती है वो चित्रित होती है, यानी महाद्वीप कहाँ है, महासागर कहाँ है, ये सब चित्रित होते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बनाई जा सकती है। देखिए, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है और हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, तो यहाँ पर जो भी पृथ्वी का जिन्होंने अध्ययन किया, जो भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने इस पर काम किया, तो पृथ्वी पर रेखाओं का निर्माण करके उस पर क्या कर लिया है कि कौन सी बिंदु पर कौन सा स्थान होगा ये बना लिया है। बाकी ग्रहों पर ऐसा नहीं हो पाया है अभी तक। पृथ्वी का एक अक्ष होता है जैसा कि बता दिया गया है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है। तो जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ देख लेते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी ऐसे है, उस पर कोई अक्ष नहीं है, ऐसे ही पृथ्वी है। लेकिन ये जो बिंदु है उत्तरी ध्रुव, ऐसे करके और फिर ऐसे करके यहाँ पर ग्लोब बना दिया जाता है ताकि ये पृथ्वी इस पर घुमाया जा सके और लगे कि हाँ ये पृथ्वी ऐसी दिखती है। अब हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन सी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो 2 काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, इन पर जान लेते हैं। पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा होती है,
इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। यानी पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, आधे भाग में, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसे ये पृथ्वी है, इसका ये जो विषुवत वृत्त है, ये आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी को बीचों बीच काटती है। तो इसका जो उत्तर वाला हिस्सा हो जाता है, ऊपरी हिस्सा, वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यह क्यों कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने अंश पर कोई चीज़ स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में कितने अंश पर। तो इस प्रकार से पता चल जाता है कि वस्तु किस गोलार्ध में है। अगर विषुवत वृत्त इस तरह से काल्पनिक रेखा ना की जाए और कोई बता दे 20 अंश, तो कहाँ जानेंगे। लेकिन अगर 20 अंश उत्तरी माना जाएगा तो आप देखेंगे ये स्थिति होगी, 20 अंश दक्षिणी तो यहाँ होगा, इस स्थिति पर होगा। तो ये इस विषुवत वृत्त का और अक्षांश का ये महत्वपूर्ण सबसे कार्य होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कहा जाता है और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब देखिए, विषुवत वृत्त 0 हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है, ये जितने भी ऐसे 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 वो समानांतर रेखाएं जितनी भी होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है और ये अंश में मापे जाते हैं। अब देखिए, विषुवत वृत्त शून्यांश को दर्शाती है क्योंकि बीचों बीच कटती है, तो उसको शून्यांश जो मध्य होता भाग होता है, अगर पृथ्वी को आप ऐसे मान लेते हैं तो ये जो बीच से निकलती है ये विषुवत वृत्त, ये इसे शून्य बोल देंगे। क्योंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों की बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है, अतः इसकी माप 360, चूँकि देखिए किसी गोले पृथ्वी का क्या 360 अंश होता है, तो उसका 1/4 यानी 90 अंश होता है। यानी ये वाली जो दूरी होती है ये कितनी होती है, 90 अंश। तो जितनी भी समानांतर होंगी वो 90 अंश होंगी, इधर भी ऐसे 90 अंश होगा। इसी प्रकार 90 अंश उत्तरी और 90 अंश दक्षिणी होते हैं। अब देखिए, विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण के को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे चित्र है, ये विषुवत वृत्त हो गया। इधर की जितने भी अक्षांश हैं इनको उत्तरी अक्षांश और यहाँ वाले नीचे वालों को क्या कहा जाएगा, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जब भी आप भूगोल में लिखा हुआ पाएंगे तो प्रत्येक अक्षांश के साथ उसके साथ उत्तरी या दक्षिणी लिखा हुआ मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर उत्तरी दक्षिणी नहीं लिखा होगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वह अक्षांश कहाँ पर स्थित है। इसीलिए सरलता के लिए उसे शार्ट में उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका के बेलो हॉरिजॉन्टल, ये दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में और बेलो हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में है। तो अब देखिए 20 अंश यहाँ पड़ जाएगा लगभग और 20 अंश यहाँ दक्षिण में पड़ जाएगा, तो यानी उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है, एक उत्तरी गोलार्ध में एक दक्षिणी गोलार्ध में है। इसीलिए उनके सामने चंद्रपुर को 20 अंश उत्तर लिखा मिलेगा और 20 अंश दक्षिणी अक्षांश ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इसी कारण से ताकि हम कि उन स्थान की वास्तविक अक्षांश रेखा की अवस्थिति को हम समझ सकें, जान पाएँ। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं जिनको भूगोल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है और जो आप परीक्षा में भी जिनके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए पहला क्या है, विषुवत वृत्त 0 अंश है, उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिणी। ये देखिए आपके हो गए। अब अक्षांश यहीं पे हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए ये विषुवत वृत्त है, ये प्रमुख है 0। ये उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे ये समझ लीजिए 90 अंश उत्तर हो गया। दक्षिणी ध्रुव ये वाला 90 अंश दक्षिण हो गया। इसके कर्क रेखा होती है, तो कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में 23/1/2 अंश उत्तरी होती है और मकर रेखा 23/1/2 अंश दक्षिणी होती है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66/1/2 और उत्तरी ध्रुव वृत्त ये यहाँ पर है। तो ये कुछ अक्षांश रेखाएं होती हैं। इनका इसलिए
बहुत भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इन्हीं के लेकर के आप जब मौसम का अध्ययन करेंगे तो उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और ये सब कटिबंध बांटे जाते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए, सूरज जो होता है वह जो साल में एक बार कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच जो है सीधा जो है इसकी किरणें पड़ती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो अब जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें शीत ऋतु धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब दिन देखिए छोटा हो रहा है, क्योंकि सूरज जो है वह विषुववृत्त को क्रॉस करके ये मकर रेखा की तरफ जा रहा है। जब एकदम मकर रेखा पर आ जाएगा तो यहाँ दिन छोटा और यहाँ पे एकदम शीत ऋतु हो जाती है। ऐसे ही जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी ध्रुव में गर्मी की ऋतु आती है। तो इसी कारण से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो स्थान होता है इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। इन जगहों पर सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर जो गर्मी कम होती है। उत्तरी उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये उत्तरी शीतोष्ण हो गया और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। और चूँकि ये जो स्थान होते हैं यहाँ पे सूरज की रोशनी एकदम नहीं जा पाती है। जब सूरज या 6 महीने जब इधर रहता है, उत्तरायण होता है, तो फिर उत्तरी ध्रुव पर थोड़ा बहुत पहुँचता है, और जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचता है। इस कारण से यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और यहाँ पे दिन भी काफ़ी लंबे और रातें भी काफ़ी लंबी होती रहती हैं। अब वही है पृथ्वी के ताप कटिबंध। जब कर्क और मकर रेखा के बीच के जो होते हैं वो उष्ण कटिबंध कहलाते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर में सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। शीतोष्ण कटिबंध वही कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच ठंड बहुत होगी, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए यहाँ पे शीत कटिबंध पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बताया है। अब आपने अच्छा समझ लिया कि पृथ्वी होती, पृथ्वी के बीचों बीच कर्क विषुववृत्त होता है। इसके 90 अंश तक और 90 अंश यहाँ तक, 90 अंश दक्षिणी ये हो जाएगा, 90 अंश उत्तरी ये हो जाएगा। 23.5 अंश पे मकर रेखा होती है और 23.5 अंश पे कर्क रेखा होती है। कर्क और मकर रेखा के बीच के जो ये पृथ्वी का हिस्सा होता है या उष्णकटिबंधीय होता है, और 66 से 1/2 तक ये उपोष्णकटिबंधीय होता है, और उसके बाद शीत कटिबंध आते हैं। इस प्रकार से कटिबंध का विभाजन होता है। अब हम देखते हैं देशांतर क्या होते हैं। अब देखिए, किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए केवल उसका अक्षांश की ही नहीं, देशांतर की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए देशांतर का भी एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक लंबवत रहती हैं। तो पहला प्रश्न कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। अब देशांतर रेखाओं के बारे में और हम जानकारी चलते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए, देशांतर रेखाएं जो होती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली संदर्भ रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। और ये जो रेखाएं होती हैं इनको भी किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। ये जो जैसे ये पृथ्वी है, इस पर देशांतर रेखाएं जुड़ी हुई हैं, इनको अंश में मापा जाता है। और ये क्या होती हैं कि इनकी जो दूरी होती है वह ध्रुवों पे जाकर के एक में मिल जाती है, यानी शून्य होती है, इसीलिए समानांतर नहीं होती है। और जो मुख्य यामोत्तर देशांतर होती है, जैसे शून्य अंश, इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। तो यानी यह पृथ्वी को 2 गोलार्ध में ये भी बांटती हैं, पूर्वी और पश्चिमी। अक्षांश रेखाएं या विषुववृत्त कैसे बांटता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। इस प्रकार से देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो यही आप समझ लीजिए कि जब आपको ये भी अंश में होते हैं, मान लीजिए कोई किसी स्थान के बारे में लिखा हो कि 20 अंश दक्षिणी,
15 अंश पूर्वी। तो ये आप समझ लीजिए कि ये फिर दक्षिणी गोलार्ध में 15 अंश पूर्व पर है, तो उसकी स्थिति ऐसे आप माप सकेंगे। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं हमेशा समानांतर होती हैं और उनकी हर अक्षांश की जो लंबाई होती है वह ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है। लेकिन यहीं इसके उल्टा जो देशांतर रेखाएं होती हैं, यह क्या होती हैं, इनकी लंबाई समान होती है, लेकिन यह समानांतर नहीं होती, ध्रुवों पे जाके शून्य हो जाती हैं। देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच यानी जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। अतः इस याम्योत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा जाते हैं और इसका मान 0 अंश रखा गया है। जैसे विषुवत 0 अंश है, वैसे ग्रीनविच लाइन जो है तो इंग्लैंड में स्थान है, यहाँ से पूरब की ओर गुजरने वाली रेखाओं को पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, और पश्चिम वाली को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रमुख यामोत्तर देशांतर रेखा क्या है, तो 0 अंश देशांतर, यहाँ से 180 अंश पूरब और 180 अंश पश्चिम तक की यामोत्तर रेखाएं जाती हैं। अब हम ग्लोब पर चलते हैं। ये देखिए, ये पूरा चित्र है ग्लोब पर, ये अच्छे से देखिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पृथ्वी का जो है एक समय क्षेत्र है, और ये पूरा ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध है। ये देखिए 0 अंश लाइन है। अब यहाँ से ये बढ़ते क्रम में चले जा रहे हैं, तो टाइम जोन बटा हुआ है और उसी प्रकार से देशांतर है। तो अब कौन सा देशांतर कहाँ पर है आप समझ सकते हैं। तो ऐसे देशांतर रेखाएं जाती हैं। ग्रीनविच से जो पूरब की तरफ जो देशांतर होता है, अगर ग्रीनविच पे मान लीजिए 12 बजा है और यहाँ पे फिर समय आगे बढ़ता जाता है, और ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ समय पीछे घटता जाता है। यानी मान लीजिए कि अगर वो अक्षांश बता रहा है कि ग्रीनविच 12 बजे हुए हैं, तो उससे 15 अक्षांश पीछे कितने बजेंगे, तो समय यहाँ से कम हो जाएगा। अब पृथ्वी 1 घंटे में अपना एक जो वृत्त पूरा करने 24 घंटे में पूरा करती है, और अक्षांश भी होते हैं 360। तो इस प्रकार से जब हम गणना करेंगे तो क्या पाते हैं कि देखिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अतः वह 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। अब समझिए, 15 अंश अगर पृथ्वी घूमी है तो वह 1 घंटा दूरी तय की है, 60 मिनट। पृथ्वी का जो देशांतर, जो आपको देशांतरी विस्तार इस तरह से वर्णित करता है, यानी कि 1 अंश घूम 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 मिनट पूर्व यानी दोपहर का 1 घंटा अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा, और उससे 15 अंश पश्चिम यानी सुबह के 11 बजे होंगे। तो ऐसे ही हम समय निकालते हैं। तो समय कैसे निकलता है, ग्रीनविच से जो अक्षांश पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के हिसाब से हम समय की गणना करते हैं। अब ऐसे ही भारत की भी एक देखिए याम्योत्तर रेखा है, जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह काफ़ी लंबा है। यहाँ द्वारका से लेकर के अरुणाचल तक है, और यह 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि ये देखिए 68 अंश से लेकर 97 अंश पूर्व तक है। तो आप मान लीजिए मोटा मोटी लगभग 29 अंश, और 29 अंश में मतलब 1 घंटा 45 मिनट की दूरी जो है अंतर होता है। इसीलिए एक 82.1/2 अंश पूर्व
भारत में जो रेखा है इसे भारत की याम्योत्तर रेखा माना जाता है, यानी इस रेखा से ही समय जो है भारत का निर्धारित होता है और इसे ही पूरे देश का मानक माना जाता है। अब अगर विश्व से भारत की गणना करनी हो समय का तो कैसे करेंगे? देखिए, ग्रीनविच क्या है? ये पृथ्वी है और ये इसका जो जीरो जो इंग्लैंड है वहाँ से जाती है तो 0 अंश देशांतर है। भारत का 82.30 अंश पूर्व में स्थित है। अब यहाँ का समय और ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है और वह पश्चिमी गोलार्ध में है। तो भारत से अगर उधर हम जाएंगे ब्रिटेन की तरफ तो पश्चिम जाते हैं, जब पश्चिम जाते हैं तो समय पीछे की तरफ चला जाता है, यानी कम हो जाता है। इसीलिए जब लंदन में जो बजे होते हैं तब भारत में शाम के 7:30 होते हैं, यानी जब वहाँ पे दोपहर के 12 बजे होंगे तो भारत में 5:30 होते होंगे। इसीलिए कई बार देखिए, जो छात्र इंटरनेशनल मैच होता है जब ब्रिटेन में होता है तो आपको क्या होता है कि समय का अंतर होता है। वहाँ पर मान लीजिए अगर दिन के समय भी हो रहा है तो हमारे यहाँ जब मैच ख़त्म होते होते काफ़ी रात हो जाती है, क्योंकि अगर वहाँ पे डे नाइट का मैच है तो डे नाइट का मैच अक्सर 2 बजे शुरू होता है। तो यानी अगर 2 बजे शुरू हो रहा होगा मैच इंग्लैंड में तो भारत में शाम में 5:30 हो रहा होगा, यानी वहाँ के जब रात के 10 बजे ख़त्म होगा तो भारत में वो 12-1 बज जाता होगा समय। तो इसीलिए जो है अब जब इंटरनेशनल न्यूजीलैंड में जाएंगे तो और ज़्यादा समय का अंतर हो जाता है। तो इसी प्रकार से कई बार जो अंतर्राष्ट्रीय सीरीज़ होती है उसमें देखेंगे टीवी पर भी ऐड आता है कि भारतीय समय के अनुसार दिया रहता है। तो छात्रों, इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर में 2 चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं पृथ्वी को 2 विषुवत के उत्तर और दक्षिण 2 गोलार्ध में विभाजित करती हैं और देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो अक्षांश रेखाएं होंगी वह ऐसे चलेंगी, ऐसे ऐसे, और देशांतर रेखाएं ऐसे इस तरह से चलती हैं। तो आशा है आपने इस चैप्टर को पढ़ करके अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में समझ गए होंगे। यह दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। स्थानों की स्थिति और वहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए इन काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया गया है ताकि उनकी वास्तविक स्थिति ग्लोब के माध्यम से जानी जा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के जो चैप्टर है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।